सलाम एंड वेलकम टू नाजुक मोर। और थोड़ी सी हमें ब्रेक मिली है, जैसे अभी यही बात चल रही है कि अदालतों में भी कुछ तातीलात होंगी। लेकिन इस दफा तातीलात की वजह उज़ैर यूनुस रहे, जो छुट्टियां अपनी मना रहे थे और हम बेचारे यहाँ पाकिस्तानी ढूंढ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार किस चीज का है? ज़ाहिर इंतखाबात का है, लेकिन अभी उस पर हम इस हफ्ते बात नहीं करेंगे। हम इससे इस हफ्ते मईशत पे बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में कुछ बिजनेस लीडर से मुलाकात भी की। ये भी कहा कि ग्रे इकॉनमी बहुत बड़ी है, जो फॉरेक्स डीलर्स हैं, क्योंकि जाहिर है इस वक्त ट्रिपल सेंचुरीज जो चल रही हैं, खासतौर पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे चीनी की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, और फिर पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो भी ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, तजावज कर चुकी है। उस पर बात करेंगे। फिर हम थोड़ी सी सियासत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जाहिर है उसका तनाजुर जो होगा वो अदालत होगी। अदालतें बहुत अहम है। फिर आखिर में, क्योंकि ये हम नाजुक मोड की 50वीं एपिसोड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उज़ैर और मैंने एक फहरिस्त तैयार की है, जिसमें हमने 50 बार जब पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, या हमें लग रहा था कि गुजर रहा था, उस पर बात करेंगे। हमारी अपनी फहरिस्त भी है, हम चाहेंगे आप भी अपनी फहरिस्त या अपनी कोई सजेशंस या तजावीज हमें दें। सो विल टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द शो। लेकिन सबसे पहले उज़ैर, मैशत, ट्रिपल सेंचुरीज एक तरफ, दूसरी तरफ चीनी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इस वक्त आटे से और दूध से ज्यादा है। और यही मालूम हुआ था, शहबाज राना की बहुत एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आई थी इसी हवाले से कुछ दिन पहले, कि एक्सपोर्ट करने की इजाजत पीडीएम की हुकूमत ने की थी। उस वक्त ये बताया गया था कि वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है मुल्क में, इसलिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर पता चला कि वही स्मगलिंग जो 2019 की शुगर रिपोर्ट में उसकी निशानदेही की गई थी, जो कार्टेल्स की बात की गई थी, वही मामला सब वही के वही हैं। इजाजत दे दी जाती है, कमीशंस बनती हैं, रिपोर्ट आती है, and that endless cycle on repeat. So let's start with, I think that let's begin with the army chief, जो ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स डीलर्स को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, रीअश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस दौरान, क्योंकि आप छुट्टियों पे थे, आपको शायद पता नहीं था, लेकिन ये भी सुना था कि मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, भी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो भी, उनका जो ट्रिप है वो कैंसिल हो गया। ना इंडिया जा रहे, ना पाकिस्तान आ रहे हैं, which is a repeat of what happened last year, I believe. So, sort of your take on all of what's happening, because I think the big discussion last week has also been कि एक उम्मीद थी कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो भी मामलात को कुछ हद तक एक होल्डिंग पैटर्न में रख लेंगे जब तक हम अगले इंतखाबात तक नहीं पहुंचते, नई हुकूमत नहीं आती, आईएमएफ डील नहीं होती। मगर बहुत वादे किए गए कि आप बिजली के बिलों में आपने कमी करनी है, कुछ करना है, रिलीफ देना है। So where do you see things right now? Just, that's a sort of what's overview of what's happening. What's your analysis? अंबर, थैंक यू। और यस, आई बिन ऑन वेकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत तो फॉलो कर रहा था। और ट्रिपल सेंचुरी का जो आपने जिक्र किया, तो वीरेंद्र सहवाग की मुल्तान वाली इनिंग्स याद आ रही है कि शायद पाकिस्तानी उस पे ज़्यादा जो है गम गुस्सा था कि इस वाले 300 पे। आज मेरे ख्याल में 305 पे इंटर बैंक में चले गया डॉलर, और ओपन मार्केट में 334 के आसपास चल रहा है। Look, I think Amar, caretakers हों या आसिम मुनीर साहब हों, he's not the first army chief, as you and we all know, to meet business leaders. तो वो जनरल बाजवा भी मिला करते थे। उस वक्त अच्छा हाइब्रिड निज़ाम था, तो काफ़ी दोस्तों को पसंद आती थी वो मीटिंग्स। अब वही दोस्तों को वो उसी तरह की मीटिंग्स अब नापसंद हो गई हैं। हमें तो हमेशा से ही नापसंद थी। तो आई रिमाइंड माई फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लब इन टर्म्स ऑफ वेकिंग अप फाइनली। तो वो ताजे जनरल ताजे जो नए नए इनकलाबी हैं। नए इनकलाबी जो हैं, और हमेशा हमें जो है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कोalition बनानी चाहिए। तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ गई। इनफैक्ट मैं मेरा एक सेकंड कज़न है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पूछ रहा था नाजुक मोड़ कहाँ है, 2 हफ्ते होने को आए। तो उससे भी मैं यही मजाक कर रहा था कि
आपकी जो है वो पार्शियल अवेकनिंग तो एटलीस्ट होना शुरू हो गई है, तो आपको मुबारक हो, आप हमारी सफ़ों में आ गए। आर्मी चीफ ने, जो मुझे हैरानी हुई, वो जो बयानात चले, कमरान खान साहब ने भी ट्वीट्स किए, स्टोरीज भी चली कि जी हम एक्सचेंज करेंसी डीलर्स को जो है वो टैक्स नेट में लाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि जी आर्मी चीफ ये बात क्यों कर रहे हैं, ये तो वैसे ही हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है इकोनॉमी का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आते हैं मनी चेंजर्स। और अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मनी चेंजर्स कंप्लाई नहीं कर रहे कानून से, क्योंकि उन्होंने अलेजिडली स्टोरीज में कहा गया कि विल बी ब्रॉट अंडर द टैक्स नेट, ताकि फिर वो ट्रांसपेरेंसी आ सके एक्सचेंज रेट में। um, तो क्या स्टेट बैंक नाकाम हो गया है? और अगर स्टेट बैंक नाकाम हो गया है तो स्टेट बैंक की तरफ से जो है कोई आनी चाहिए स्टेटमेंट कि भाई हम एज अ रेगुलेटर ऑफ एक्सचेंज रेट मनी चेंजर्स हम फेल हुए हैं। तो वो एक बात बनती है, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि आप फेल हो चुके हैं, गालिबन मेरा रीड तो ये था। और दूसरा ये कि अगर आप लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एज आर्मी चीफ मुलाकात करते हैं ऑन इकोनॉमी, SIFC पे हमारे क्या प्लान है एक्सेट्रा, तो इट जस्ट रीक्स ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेबुक जो हमने पहले देखी, कि आप किसी तरह दिलासा दें, कहें कि हम रिलीफ देंगे, किसी ना किसी तरह डॉलर की कंट्रोल, प्राइस पे कंट्रोल लाएंगे, बट दोज आर नॉट द इश्यूज नंबर, द इश्यूज आर फार मोर सिवियर, द इश्यूज आर फार मोर ट्रबलसम, and neither the caretaker nor the army chief has neither the authority nor the mandate to solve these problems। तो मेरा तो व्यू यही रहा है कि आपका काम है इलेक्शन करवाना, और ये जो केयर टेकर के वज़रा हैं, कोई कह रहा है 80 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स ले जाएंगे, कोई कह रहा है टेक एक्सपोर्ट्स हम 20 बिलियन पे ले जाएंगे, कोई अलग टारगेट दे रहा है। भाई ये आपका काम ही नहीं है, आप अपने काम से वो काम रखें। वो लंबी नौकरी के लिए भी अपना पेश करें ना, सीवी को दिखा रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है, एंड इट्स जस्ट लाइक इट्स लाफेबल एट दिस पॉइंट के व्हाइल आई वाज ऑन वेकेशन, तो ये जो बिजली के बिलों के ऊपर बहस छड़ी, तो दो तीन जगहों पे डिबेट चल रहा था, एंड आई वाज हॉरिफाइड कि इतने सीनियर, सपोजिटली सीनियर लोग इस इशू पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी कोई रिसर्च ही नहीं पढ़ी हो कि असल इशू है क्या। असल इशू दो हैं अंबर इस सेक्टर से रिलेटेड। एक तो ऑब्वियस शॉर्ट टर्म का है कि सरकार तकरीबन 30% जो बिल आपका आता है उसमें 30% टैक्स कलेक्ट करती है। तो वो यस। टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? क्योंकि आप जैसे सैलरीड लोग और बाकी जो टैक्स नेट का हिस्सा है, उनसे एक्सेस टैक्स निकालना है, जो 17-17.5 अरब डॉलर सालाना अमीरों को मराद दी जाती हैं, वो नहीं निकालनी, तो आवाम पे बोझ डालते रहते हैं इन दैट सेंस। द सेकंड ड्राइवर ऑफ कोर्स इज थेफ्ट एंड इनएफिशिएंसी इन द सेक्टर। अगर आप जीरो भी कर दें, जैसे मैं अमार खान से बात कर रहा था इस हफ्ते, अगर फ्यूल कॉस्ट जीरो भी कर दिया जाए पाकिस्तान में, तब भी 30 से 40 रुपए पर यूनिट आपका जो है वो बिजली आपको पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फुटप्रिंट। तो फ्यूल कॉस्ट पे बात हो रही है, कैपेसिटी चार्ज, भाई कैपेसिटी चार्जेस पूरी दुनिया में होते हैं। अमेरिका में आप गूगल कर लें, टेक्सास में भी, टेक्सास में नहीं है, कैलिफोर्निया में, काफ़ी सारी स्टेट्स में है, बांग्लादेश में है, एसेट्रा। तो इशू आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्योंकि एक बयानिया हर हुकूमत का रहता है कि हम रिलीफ देना चाहते हैं, तो ये हुकूमत भी रिलीफ देने की बात कर रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, रिलीफ के ना इस वक्त स्पेस है और ना ही कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो जो ओके, सो शमशाद आई हैव अ अख्तर क्वेश्चन साहिबा, सो आई हैव अ क्वेश्चन लास्ट पॉइंट ऑन ओके, दिस, श्योर जो शमशाद श्योर। अख्तर साहिबा ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, शी वॉज ऑन पॉइंट एंड शी वॉज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। आई डोंट नो व्हाई शी वॉज स्क्यूअर्ड ओवर इट, बट असल बात वही है जो उन्होंने कही कि हम नहीं दे सकते रिलीफ इस वक्त। सो सबसे पहला, एक्चुअली आई एम ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज बिकॉज मेरा यही सवाल था, क्या सब्सिडी आप छोड़ दें, शायद लफ्ज ही अब इतना ज्यादा माशाल्लाह, इमरान खान साहब की सब्सिडी के ऐलान के बाद इंटरनेशनल लेंडर्स के लिए सब्सिडी ही बहुत एक गाली वाला लफ्ज बन चुका है। लेकिन is there absolutely no space within the electricity, the energy sector, जहां कुछ ये जो 30% आप टैक्सेस की बात कर सकते हैं, जो बेसिकली हम हुकूमत की नाअहली और इनकॉम्पिटेंस, हुकूमतों की बल्कि की अदा कर रहे हैं, कहीं से कुछ कम हो सकता है? there is no बिल्कुल space हो in the सकता है। IMF. आई थिंक अंबर देयर स्पेस कैन ऑलवेज बी क्रिएट। आई गिव यू एन एग्जांपल। 30% अगर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, सपोज करें हुकूमत कहती है हमें इसमें से 10% या 15% जो है वो सारिफिन को वापस करना है, क्योंकि एज अ फॉर्म ऑफ रिलीफ, राइट। एक ये कर Okay. सकते हैं। दूसरा, जो पेमेंट्स हैं
उसको आप स्टैगर कर दें, सर्दियों में कंजम्पशन कम होती है उसके हिसाब से कर दें, तो ये यू तो कैन। प्रपोजल सामने आई थी, जी। व्हिच वाज इंस्टॉलमेंट तो अगर इंस्टॉलमेंट बेस्ड। अब आप अगर टैक्स जो है वो कट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपने वो फिजिकल स्पेस जो है वो कहीं और से जमा करने हैं वो पैसे, राइट, दैट्स जस्ट हाउ इट इज। अब उसके अंदर जो है यू रन इनटू टू की प्रॉब्लम्स, एक सियासी है और एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल पे पहले बात कर लेते हैं। टैक्स लगाने के लिए या टैक्सेस की जो मनी बिल है, फाइनेंस बजट है, उसके अंदर तरमीम करने के लिए पार्लियामान का होना जरूरी है। तो आप कर नहीं सकते, ये केयरटेकर का मैंडेट नहीं है, ये तो कानूनी और आईनी जो मुझे पता है, एंड आई एम नॉट अ लॉयर, ये एक इशू है, आप नहीं कर सकते, ये काम आपका मैंडेट नहीं है। इवन इफ द अमेंडमेंट्स वर पास्ड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टॉल ऑर्डर टू चेंज टैक्स पॉलिसी। दूसरा जो सियासी मसला है वो ये है कि जैसे हमने शुरू में बात की, आपने बताया आर्मी चीफ गए, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिले, तो अमार ने अगेन 2018 या 20 में 2020 में एक रिपोर्ट लिखी थी समा के लिए, जो दिखाती है कराची में जैसे बाजारें हैं, सदर हो गया, जोड़िया बाजार हो गया, वो लाहौर की बड़ी बाजारों से 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं ताजिरों से, राइट। तो एक गैप हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ताजिर बरादरी, पर्टिकुलरली पंजाब की ताजिर बरादरी, टैक्स पूरा नहीं देती। तो अब अगर यानी कि आर्मी चीफ, आखिरकार एक बार फिर पंजाब जो है वो दर्द सर बना हुआ है पूरे बिल्कुल मुल्क के लिए। बिल्कुल। तो अब अगर आर्मी चीफ वहां जाके मुलाकात करते हैं और अगर रिलीफ की बात हो रही है कि जी हम 100 अरब रुपए का क्यूमुलेटिव रिलीफ बिजली के बिलों में देना चाहते हैं, तो फिर आर्मी चीफ जाएं वहां और ताजिरों से बड़ी ऑनेस्टली कहें कि भाई मनी चेंजर्स की बात नहीं है, बात तो आपकी है, आप कितना टैक्स देते हैं, और टैक्स कलेक्ट करें ताजिरों से जो बाजारों में। लेकिन वो सियासी कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि शटर डाउन नहीं स्ट्राइक हो लेकिन जाएगी। नहीं लेकिन अज्यूम यही कहा जाता है ना कि ये जो सियासी कॉस्ट है ये सियासी जमातें अदा नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इन द लीड है और एक केयरटेकर हुकूमत है, उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है। आई थिंक दैट इज अ फेयर पॉइंट, और उसके लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मुशर्रफ साहब की सिविलाइज्ड डिक्टेटरशिप में, जैसे कुछ दोस्त हमारे कहते हैं, सिविलाइज्ड एरा था वो आमरीत का, तो उस सिविलाइज इनलाइटेंड। इनलाइटेंड, तो मैं सार्केस्टिकली ये कह रहा हूँ, उससे पहले कि लोग ये क्लिप निकाल लें कि देखें आप सपोर्ट करते हैं आमरीत। कुछ दोस्त हमारे अभी भी कहते हैं बड़ा अच्छा दौर था वो, मुझे तो नहीं लगता। उस दौर में भी जब मुशर्रफ ने कोशिश की ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की, तो उन्होंने हड़तालें की, एंड देन मिलिट्री डिक्टेटर आल्सो हैड टू बैक डाउन। तो वो जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो तो आमिर भी हो तो उसको भी फेस करना पड़ता है, एंड देव आल्सो बाल्कड एट ब्रिंगिंग ट्रेडर्स इनटू द टैक्स नेट। रियल एस्टेट में भी सिमिलर सिचुएशन है। तो अगेन, आप अगर करना चाहते हैं तो आई थिंक ओवर हियर अगर आपने टैक्स नेट को वाइडन करना है ट्रूली बाय ब्रिंगिंग द ट्रेडर्स इन, तो आई थिंक उसका तो मैंडेट एक तरह से बनता ही है, केयर टेकर हो या ना हो, इसलिए क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, पूरा फेयर शेयर नहीं पे कर रहे, वो वायलेटर्स हैं कानून के एग्जिस्टिंग, तो उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर अब आप एक्शन करेंगे, तो ऑलरेडी अवाम पीटीआई की साइड पे मेजोरिटी एक तरह से खड़ी है, गम और गुस्सा और भी मौजूद है, बिलों पे गुस्सा मौजूद है। अब अगर आप तीसरा फ्रंट खोलेंगे ताजिरों के साथ, तो ये कोलेस होना शुरू हो जाएगा सारा मामला। और जुडिशरी पे तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वहां भी एक मसला चल रहा है। तो यू ऑल्सो डोंट वांट टू मैनी फायर्स बर्निंग, विच आई थिंक इज द रीजन वाई के मनी चेंजर्स के ऊपर एक तरह से बात हो रही है, लेकिन जो असल मसला है, ताजिर बरादी हमारी और रियल एस्टेट वाले फेयर शेयर नहीं देते टैक्सेस का, उस पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। But I think, and just from a sort of optics perspective as well, I think it has made the caretaker look worse than it is. हमें मालूम है कि उनके पास वैसी महदूद jurisdiction है on many many issues. Ultimately, they're supposed to just, as I said, एक holding pattern में मईशत को रखना है। दूसरी तरफ आपने बेसिक डे टू डे गवर्नेंस चलानी है जब तक इंतखाबात नहीं होते। लेकिन जब इस किस्म के एहतजाज होते हैं, जिसपे काफी परेशान कुन बयानात भी सामने आए थे केयर टेकर वजीर आजम की तरफ से, और जितनी वो सफाई पेश करें, मेरे ख्याल में कि वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप पढ़ें तो फिर भी परेशानी लगती है कि ये मसनूई एहतजाज है, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। But the point is कि just the optics of calling an emergency meeting and then realizing that can't do anything about it. ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, पहले आप बात करते, समझते कि आप क्या कर सकते हैं,
और आपका मैंडेट क्या है, और फिर आप आगे अगर कुछ इकदामात आपने लेने भी हैं तो फिर आप ले सकते थे, या कुछ अगर अनाउंस करना है, या अगर आपने रस्मन ही ऑप्टिक्स के लिए ही कुछ करना है तो इतना कह सकते थे कि चले हम इतने जो हमें मुफ्त बिजली दे रहे हैं, एंड दैट्स जस्ट ऑप्टिक्स, आई नो इट डजंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्चुअल बिल, पर चले मुफ्त जो हम इतनी बिजली दे रहे हैं कुछ लोगों को, हम वो खत्म करें ताकि देखें हम भी कुर्बानी दे रहे हैं, सिर्फ अवाम कुर्बानी नहीं दे रहे। ये कॉस्मेटिक है, ऑप्टिक्स है, but that's what you could do. But to announce an emergency meeting and then to find out that really your hands are tied, I think that just looks worse and makes you look more incompetent. आई फुली एग्री अंबर, एंड आई थिंक अगेन जब आप बड़कियां मारेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म भी आएगा। अगर शुरू से ही केयरटेकर सेटअप कहता Mm. ये हमारा काम है इलेक्शन की तैयारी करना एंड मेंटेन अ होल्डिंग पैटर्न, तो क्रिटिसिज्म म्यूटेड होता, जैसे आपने भी कहा, एंड आई एग्री विथ यू। अब अगर आप एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स इशू करने लग जाएंगे, कहेंगे हम पेपैल ला रहे हैं, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तो बयानात छुट्टियों में भी सुन के मुझे हैरत होती थी कि ये वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो 3-4 हफ्ते पहले ऐसी बयानात को बड़ा जोरों शोर से क्रिटिसाइज किया करते थे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ही इज रीडिंग ऑफ द सेम स्क्रिप्ट, सो टू स्पीक। तो आई थिंक अगेन देर आर नो शॉर्टकट्स आउट हियर अंबर, अनफॉर्चुनेटली। ये जो मसला है मईशत का, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे SIFC से पैसे आ जाएं, चाहे इलेक्शन टाइम पे हो या ना हो, ये मसला रहेगा। और एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट लीस्ट इन माय कॉन्वर्जेशंस विद पीपल अक्रॉस द आयल, अक्रॉस द इंस्टीट्यूशनल आयल, इवन एंड द पॉलिटिकल आयल, मुझे कोई ऐसी पार्टी या ऐसा कोई थिंकर नज़र नहीं आया किसी भी पार्टी या इंस्टीट्यूशन में जो ड्रास्टिकली इम्प्लीमेंट करने की सोच भी रखता हो सॉल्यूशंस को। एंड आई थिंक दैट इज द रियल ट्रेजेडी, बिकॉज इवन एट दिस लेवल होमवर्क ही नहीं है कि हमें करना क्या है। एक तरह से जो है वो अजीब और गरीब ख्याली पुलाव जो है वो पक रहा है बस लोगों के दिमाग में। Just on that, I think, I mean, इस वक्त क्योंकि हमें नहीं मालूम इलेक्शंस क्या हैं, एंड शायद आम लोगों के लिए रिलीफ ज्यादा अहम होगा, लेकिन दिलचस्प हमेशा होता है ये देखने के लिए कि जो सियासी जमातें हैं वो एक रस्मी किस्म का मैनिफेस्टो जारी करते हैं, और कुछ ना कुछ उनके प्लान्स होते हैं, उनका एक विजन और आइडिया आपको उससे अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन बिकॉज वी डोंट नो व्हेन इलेक्शंस आर, इस वक्त अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की बात करें तो वो अलग है, अपने टीवी अपेयरेंसेस, ट्विटर, अपने अपेयरेंसेस कर रहे होते हैं, दे प्रेजेंटिंग देयर ओन आइडिया ऑफ रिफॉर्म। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो सियासी जमातें, उनकी तरफ से भी देयर नो आइडियाज और सॉल्यूशंस, व्हिच frankly is worrying, because वो एक टिपिकल है कि अच्छा आप जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटाइज करें, आप टैक्स नेट में लाएं, these are all things that I've been hearing so much, but I don't see any interest in fixing it. And I think the second thing I'd like to say कि जमात इस्लामी क्योंकि has that outsider status, एहतजाज भी कर रहे हैं, उनकी अनफॉर्चुनेटली केपी में भी एक गिरफ्तारियां भी हुई थी एहतजाज की वजह से, कराची में भी उन्होंने की, which is their right to do so, and frankly the opportunity milti hai, any political party would want to jump onto it. The interesting thing is कि none of the mainstream political parties, including PTI, जिसके पास और भी मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा मवाद है, have not led or organized or participated actively in any of these protests. These were all organic. ताजिर जाहिर है जो बिरादरी है जो टैक्स नेट में नहीं आते वो भी बहुत पेश थे, लेकिन उसके अलावा भी देखिए दिस इज जेन्युइन। एंड आई वाज काइंड ऑफ रिमाइंडिंग मी ऑफ जब 2008 के बाद जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, और आपको वहां उस वक्त बिलों का इशू नहीं था, उस वक्त लोड शेडिंग का इशू था, देयर वर मेनी प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, ही वुड लीड, और वो अपने अपने अंदाज में पीपल्स पार्टी को बुरा भला भी कहते थे, एंड ही वाज कैशिंग इन ऑन दैट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। किसी के पास nobody actually isn't even the space, they don't even have, I mean वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। So I अंबर, think on the political front that is something I want to say. And a last question about this. Why don't you think the caretaker has been able to maintain that holding pattern? Because it feels like there's bleeding out everywhere. या सो उससे पहले आई थिंक यू मेंशन्ड द पीटीआई एंड द पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट। तो क्लाइमेट ऑफ फियर का मैं एक एनेक्डोटल एग्जांपल आपको दे Hmm. दूं कि मेरी एक तो 2 हफ्ते पहले गालिबन एक फॉर्मर रूलिंग कोalition के एक सीनियर मेंबर से बात हो रही थी, तो उनसे मैं पूछा था जी आपकी क्या थिंकिंग है जो मुल्क में माहौल बना हुआ है।
तो वो मुझे कहते हैं कि इस वक्त जो है, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट के करीब शख्स, ये पीटीआई वाले आदमी नहीं है, तो वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जी इस वक्त लग रहा है कि जिया के अर्ली इयर्स जो हैं हमें याद आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ फियर एंड द इनएबिलिटी टू स्पीक अप। तो ये अगर फॉर्मर कोalition मेंबर के सीनियर पॉलिटिशियन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पीटीआई वाले तो बेचारे कैसे कुछ करेंगे, हालात आपके सामने हैं इस वक्त बिल्कुल। पाकिस्तान में। तो वो स्पेस ही नहीं है, which again I think is not good, because then that creates opportunities for other more radical actors to build coalitions within them The में जो है TLP is हमें। one of them. Exactly. We see that exactly. So या तो वो एहतजाज जो बिजली के हवाले से, या वो ब्लास्फेमी का हम देख रहे हैं जहाँ सरगोदा में आफ्टर जड़ावाला वहां भी शोर मच रहा था. So they cash in where there is this Exactly. kind of unrest. Yes. Exactly. So we should always be concerned कि जब आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द पीटीआई को इस तरह डील करेंगे, तो फिर मोर रेडिकलाइजेशन इज द डेफिनेट आउटकम देन। केयर टेकर्स के सवाल से क्यों वो होल्डिंग पैटर्न मेंटेन नहीं कर सकते अंबर, इट्स बिकॉज के वो जो गैप था जो डार साहब छोड़ के गए थे एंड तक, एक इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट किया गया था, वो ख़त्म होना ज़रूरी था। अब उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी इसी तरह की एक सिचुएशन हुई थी कि मिफ्ता इस्माइल ने शुरू किया था डिप्रिसिएशन का प्रोसेस। शमशाद अख्तर उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, केयर टेकर, और एक तरह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स हाइक बड़ी तेजी से की, Yeah. डिवैल्यूएशन हुई करेंसी की, उस वक्त होना शुरू हुई। तो वो रिस्टोर कर रहे थे या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, और उसके अंदर यही सारी चीजें होती हैं जो अब नजर आनी है पाकिस्तान में। क्योंकि डार साहब ने एक तरह से इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट की थी थ्रू कोकोनॉमिक्स, अब जब वो रिवर्स किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट हम सबको नज़र आ रहा है। अफसोस सिर्फ यही होता है कि एटलीस्ट इन द पीपल दैट आई नो एंड फॉलो एंड रीड देयर राइटिंग्स, 1.5 साल से तकरीबन लोग यही बात कह रहे थे कि मनी सप्लाई ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, स्टेट बैंक को रेट्स थोड़े ज़्यादा रेस करने चाहिए, फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अनसस्टेनेबल। तो अब जाके जब केयर टेकर्स आए हैं तो उन्होंने एक तरह से खुली छूट दी है टू फिक्स दीज डिस्टोर्शंस। अब मसला Okay. सारा ये होगा कि वो जो एंगर बिल्डअप हो रहा है इस इन्फ्लेशन के थ्रू, और फिर अगला आईएमएफ प्रोग्राम भी याद रखें, अगले साल पाकिस्तान को निगोशिएट करना होगा, तो लोगों में कितनी बर्दाश्त है इस वक्त और ज्यादा पेन बेयर करने की, आई डोंट थिंक है, बट उसका सोल्यूशन It's रिफॉर्म्स ended. हैं। अब खत्म हो गया, अब बर्दाश्त यहाँ वाकई अब खत्म हो गई है. People I know people trying to do 2 or 3 jobs just to cope with inflation, because obviously incomes haven't kept up with the inflation, right? Even jahan increments, bonuses, any of these things, बस खत्म हो गई है, बस बहुत हो गया, नहीं नहीं हो And सकता. we are exposed to Amber to the more upper middle class segments जहाँ हमारी कॉन्वर्जेशन होती I है, तो know, हम but I'm सोच talking सकते हैं जो about. मिनिमम वेज अर्नर्स हैं वो किस तरह, हमने इंटरव्यूज भी देखे, लोग कह रहे थे 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह है और बिल 40,000 का आ गया है, तो अब उनका क्या होगा, nobody knows. And my view is कि this is not over yet, which means there is more pain to come, but nobody on the policy making side actually wants to radically change the status quo, which is why I am even more pessimistic about where things will go. Okay, all right. So, on that very pessimistic note, let's move on to the next pessimistic note. Mhm. But I also see it as a point of optimism, क्योंकि हमने देखा है अभी बार बार, just इस वक्त हमें मालूम है कि जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उनकी मुद्दत खत्म हो गई. और तवक्को ये की जा रही है through various reports, whether he's spoken to YouTubers or not, apparently he has, um, and he is quite prepared at the moment in time कि कुछ बड़े फैसले देकर जाएंगे. But I want to put the Supreme Court aside. I think my champions, or I think where the hope I see, is actually the lower courts. So चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जाए, चाहे ईमान मजारी का केस हो, चाहे शहरियार आफरीदी का केस हो, भी परवेज इलाही के साथ भी बहुत नाइंसाफी थी, जिस तरीके से उनको रिहा कर दिया गया और फिर पकड़ धकर दूसरी जुरिस्डिक्शन की लॉ एनफोर्समेंट ने उठा के ले गया. मतलब कुछ तो, अगर आप क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं और क्यों सिखाना चाह रहे हैं और उससे क्या हासिल हो रहा है, आप खौफ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप में इसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों में ज्यादा गुस्सा और नफरत फैलती है, and that is not good for politics. But anyway, but the lower courts
have been issuing contempt notices to law enforcement for defying their orders, और दूसरी तरफ से law enforcement वही कर रही है जो वो चाहते हैं, which is ये जो people outside of the favored fold, उनको आपने detain करके रखना. So just on the political side, I think I started off with the Supreme Court, and I do think that this is worth a deep dive. So where this is all heading as well, and where what this means, कि ये किस हद तक ये जो लोग lower courts की तरफ से resistance है, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है. एक आधे फैसले, एक आधे judges या courts की बात मान ली जाती है, लेकिन ultimately जो मकसद है, और वो ये मकसद है कि again कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने behind the bars रखना है, उनको आप रखेंगे. So that tussle may come to a head as well. Yeah, I think that tussle from distance has been interesting to watch as well. आपने कहा शरिया आफरीदी के केस का आपने हवाला दिया, तो वहाँ बाबर सत्तार ने जो है इशू किए डायरेक्टिव्स और फिर थ्रेटन किया कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वी विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट. परवेज इलाही के केस के अंदर आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट ने आज थ्रेटन और बुलाया है आईजी इस्लामाबाद को कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा कि उन्होंने कोर्ट्स के ऑर्डर को वायलेट किया और ऑनर नहीं किया. इसी तरह अंबर आपने लोअर कोर्ट्स की, तो ये तो हाई कोर्ट. मैंने एक खबर इस हफ्ते या पिछले हफ्ते की थी कि MQM का एक वर्कर जो कि 5 या 6 साल से लापता था, वो सिंध कोर्ट्स में उसकी हियरिंग चल रही थी. तो फाइनली द कोर्ट्स मैनेज टू प्रेशर whoever had picked him up to release him, और वो उनकी जो है रिहाई हो गई. ऑफ कोर्स इन केसेस के अंदर जो लोग जिनके ऊपर ये बीतती है, जिन खानदानों पे ये बीतती है, वो बात नहीं करना चाहते कि एग्जैक्टली हुआ क्या. तो उन्होंने कहा एटलीस्ट द स्टोरी सेड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हिच इज ऑल फेयर. ही इज अ विक्टिम ऑफ ऑपरेशन in this instance. So courts are resisting, which is good. But I think the broader issue, I think, and you're on the ground, but you tell me how you see this, is that कि ये जो escalation हुई है, not only in the revenge cycle, जिस तरह detain किया जा रहा है लोगों को, लेकिन जिस तरह institutions भी एक तरह से, to a large extent, even the Supreme Court has had to take 3 steps back for every step forward they take. That will have long-term ramifications to the state of affairs in Pakistan, in the sense कि लोग खुल के बात नहीं करना चाह रहे किसी चीज पे. And I think जब तक इस माहौल में जहाँ इतनी टेंशन ऑलरेडी है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, अगर ये क्लाइमेट ऑफ फियर बढ़ता रहा, तो आई थिंक जस्ट बाय वे ऑफ दैट रिप्रेशन मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स विल अराइज. क्योंकि जो रिवेंज का साइकिल है, जो PDM एक तरह से कंटिन्यू कर रही थी, जो उनके लोगों के साथ हुआ, अब वो उसने हदें, कुछ हदूद पार और ज्यादा कर दी हैं, और वो फिर अब अगले राउंड में भी चलेगा एक तरह से. But I don't want to point out, sure, PDM has been an enabler just as PTI was an enabler, and मेरे ख्याल में 2 हाथ आगे भी निकल चुके हैं as far as I'm concerned. But the continuation ये तसलसल के साथ इसलिए हो रहा है इस वक्त निगरान हुकूमत के निगरानी में, क्योंकि ultimately ये जो रिवेंज साइकिल की आप बात कर रहे हैं, where ये लग ऐसा रहा है कि ये केसेस जाती नौयत के नहीं के हैं. अब आप परवेज इलाही का केस देख लें, हमने ईमान मजारी पे बात की, but I want to talk about परवेज इलाही because क्योंकि he's a pro-establishment guy, he's an old politician, बहुत सियाने हैं, he's kept himself aloof and cool, he's always मतलब pro army ही बातें की है ना. But look what happened to him. उनको अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया, वो लाहौर में थे, इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको पकड़ा, और किस कानून के तहत, MPO के थ्रू, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. कैसा ना हो कि परवेज इलाही की रिहाई की वजह से इस्लामाबाद में, बिकॉज इस्लामाबाद पुलिस है, आई एम अज्यूमिंग, इस्लामाबाद में कुछ गड़बड़ ना हो जाए. और ये वही, अगर इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि ये वही कानून है जो हमारे अंग्रेज ओवरलॉर्ड्स इस्तेमाल किया करते थे हमारे लोगों के और खिलाफ. जाहिर है फौजी आमिर, बिकॉज वी थिंक आई बिलीव ये 60s का मजीद बहुत इस्तेमाल किया गया था अयूब खान के दौर में. बट यू नो how revengeful is it? So I would say, just to stop you there, कि whereas weak political governments have been enablers and have enjoyed, and I would say this, PDM या PTI have benefited from political rivals being falling afoul of the military establishment. ये जाहिर ही होता है जब निगरान हुकूमत के वक्त में ये हो कि ये असल में ये कोई सियासी जमात
वो हद नहीं, वो is not the architect of this. Let's just put it that way. एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी दो और नोटिसेस कल या परसों आए थे। एक तो था कि यूनिवर्सिटीज़ पे फॉरेन ऑफिस कह रहा है, और फॉरेन ऑफिस वाले से जब मैंने पूछा तो उन बेचारों को नहीं पता था कि हमने ये डिसीजन कब लिया। लेकिन आप जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्टनर नहीं कर सकते इजाज़त के बगैर, क्योंकि इससे जो है कोई साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ इन इन पार्टनरशिप से। और डिफेंस डे के ऊपर भी कोई ऑर्डर्स इशू किए गए हैं कि आपने फ़ौज के लोगों को बुलाना है डिफेंस डे पे अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उनसे तकरीरें करवानी है या कुछ और करवाना है। तो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद पिंडी कॉरिडोर में पिंडी इज़ डोमिनेंट येट अगेन अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक ये जो इशू बिल्ड हो रहा है, अब हमने देखा इवन ऑन द फॉरेन पॉलिसी साइड, इफ आई वर टू कनेक्ट इट विद दैट, डॉन ब्लूम की मुलाकातें हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। आई थिंक ही ऑल्सो मेट मरियम नवाज एज वेल, एंड द स्टेटमेंट्स आर गोइंग अ बिट आउट देयर in terms of the spectrum of the response from the US side even, कि एक तरह से concern even in Washington जब मेरी बात होती है तो privately the level of concern has gone up one notch at least in that। तो इसकी foreign policy implications भी होंगी, and I think again जितनी ज़्यादा repression होगी मुझे उतने ही ज़्यादा economic and political risk बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि what you need is people to be a bit calm in the face of a crisis. Lekin if the vengeance is being sought in the face of a crisis, then that will only worsen the situation for Pakistan and Pakistanis living in Pakistan. All right, I think this is a nice segue to our second last segment very quickly, which is कि पाकिस्तान अपनी तारीख में बहुत बार नाजुक मोड़ से गुजर चुका है, and Uzair and I had committed कि हम कोई, and there was might probably will be an overlap as well, लेकिन हम अपनी अलग-अलग फहरिस्तें हमने तैयार की थी. So Uzair, do you want to kick off your ऐसा वक्त है 5 times when Pakistan was going through a नाजुक मोड़? जी, मैं जो है, you want to do one each or should I do all 5? So let's do one each. Let's do one Okay. each. Let me तो open my क्योंकि list. या यू ओपन योर लिस्ट व्हाइल यू डू दैट, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा इस पॉडकास्ट में भी बात करता हूँ स्पोर्ट्स की, तो पहला नाजुक मोड़ स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ और रेंड आउट हो गया। तो पहला नाजुक मोड़ था 99 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें बड़ी अच्छी तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट करने के बाद सईद अनवर की ग्रिप खराब होती है, ग्रिप चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है और उसके बाद एक एपिक कोलैप्स होता है। वो बड़ा नाजुक मोड़ था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली उसका ट्रॉमा तो काफी लोगों के साथ है, आपके साथ भी है, इवन दो यू डोंट फॉलो स्पोर्ट्स दैट मच। No. मैं आपको full sort of disclosure. I was an avid cricket fan, right? And I even went and watched the final match. The final match था मेरे ख्याल में इधर गद्दाफी में हुआ था, लाहौर में, and it was between Australia and Sri Lanka, I think. श्रीलंका I'm not 96 sure. वर्ल्ड कप का। Yeah, exactly. So I went and watched that. But during 99, it broke my heart for so Yeah. many years that even now, I'm very cautious. You know, it's like a lover that you are still affectionate towards, so you will meet, but maybe you don't want to get involved again. So it's a तो remote वो relationship. एक बड़ा नाजुक मोड़ था। उसके बाद ऑब्वियसली इंक्वायरी हुई, जस्टिस अब्दुल कयूम मेरे ख्याल में थे, उन्होंने इंक्वायरी की पूरी मैच फिक्सिंग के ऊपर, कुछ उससे निकला नहीं, लेकिन दैट लॉस एंड द इम्प्लीकेशंस अराउंड दैट लॉस रिमेन, और वो एक बड़ा मेरे ख्याल में नाजुक मोड़ था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि वाज द बेस्ट एवर टीम पाकिस्तान हैड फील्डेड इन द वर्ल्ड कप। So that's my I first pick. know. Yeah, that's a good one, because that hurt and it brought back memories because it really broke my heart. Okay, so randomly, I have a long list and some are chronological. I'm not going to go chronological, but I think in recent memory for me, जो लाल मस्जिद कॉर्पोरेशन, I think that was actually एक नाजुक मोड़ जरूर, क्योंकि उससे पहले बिल्डअप भी आपको मालूम है कि एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से, वो मसाज पार्लर्स के खिलाफ थे, जो चाइनीज मसाज पार्लर्स इस्लामाबाद में मौजूद थे, वो सीरीज जला रहे थे, बहुत बात हो रही थी कि रिट ऑफ द स्टेट जो है, एंड बेयर इन माइंड दैट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2007, एंड दिस इज व्हेन bomb blasts escalate ho rahi thi, and then you had the Lal Masjid operation. So there's many factors that I thought were
interesting. A, it was the end of Musharraf era. B, मीडिया अपने हम कह सकते हैं जोबन पर था, which is के बहुत उनको उस वक्त आज़ादी थी। आपको अब्दुल अजीज जो लाल मस्जिद के दोनों खतीब थे, जो लाल मस्जिद के, वो फुली दे वर ऑन मीडिया, दे वुड बी कमेंटिंग। जब बहुत प्रेशर आया कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लाइव कवरेज हो रही थी। और आपको बहुत सारे careers you saw made during that period as well. And you had people like the two brothers, especially the one who was martyred, who was killed in that operation, जो would actually beepers दे रहे होते थे, जो आप सोच भी नहीं सकते अब इस वक्त इस मीडिया के दौर में, live on television. So the media had a positive and a negative role. They also pressured, obviously, Musharraf government, which was obviously considerably weaker towards the end of its tenure, कि आपने ऑपरेशन भी करना है। जब ऑपरेशन किया तो उस वक्त जो खबरें आ रही थी कि किस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, कितने बच्चे अंदर बंद हैं, खवातीन हैं, क्योंकि जाहिर है उसमें एक खवातीन का भी पोर्शन था। आई ऑल्सो इंटरव्यूड both brothers, a wife as well, Lubna Hassan, covered the operation as well. It was pretty terrifying कि आपको इस्लामाबाद जैसे छोटा शहर बिल्कुल आपको बंद लग रहा था। आप कहीं भी जाते, आपको शेलिंग की आवाज आ रही होती थी। You didn't know what tomorrow would bring. And when the operation ended and the dust had settled, it also led to various militant organizations taking revenge against the Pakistani state for that operation. And you saw an escalation in terrorist attacks. So that to me is my Nazuk Mors. Yeah, I think took me down memory lane, number. Those were crazy times, and you were on the ground, and I remember कि मौलाना साहब एंड में भागे थे बुर्का पहन के, Yes. and We had we some entertainment as well. had some level of entertainment, but again जिनके भी वो दोस्त थे उनकी दोस्ती बरकरार रही। तो मौलाना साहब आज भी लाल मस्जिद में मौजूद हैं इतने आपको साल आपको ये भी गुजरने याद के दिला बाद। दे, क्योंकि हमें मलिक रियाज वाले पे बहुत ताने मिलते हैं, लेकिन वो बहरिया में उनको सेटल किया गया था आफ्टर दैट। और वो अभी भी अपने जुम्मे के दिन अब खुतबात भी करते हैं। कभी कभी स्टेप्स ओवर द लाइन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा रिपोर्ट होता है। But really, I mean, the contrast as well in terms of how much is reported is it's drastically changed as well. जो यानी कि लेसन लर्नड उससे ये है कि आप अगर रियासत के साथ इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ भी सींगें लड़ाएं जहां पाकिस्तानी फ़ौजियों के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, तो उसके बाद भी सर्वाइवल हो सकता है पाकिस्तान के पावर पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये एग्जांपल गुड वन एज अ स्टार्टर। आई विल टेक यू टू द अदर बुक एंड ऑफ दिस एरा देन Ooh, अंबर, क्योंकि आपने टेल एंड ऑफ मुशर्रफ का, तो मैं फिर पिक करता हूँ कारगिल वॉर एज द nice. Yeah. फर्स्ट बुक एंड ऑफ दिस एरा, जहां बातचीत चल रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। एक तरह से होप थी उस जमाने की, अगर आप राइटिंग्स पढ़ें, Yeah. ऑन पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और फिर जनरल मुशर्रफ जो हैं वो अपने आप को सलादीन अयूबी समझने लग गए और उन्होंने कारगिल का ऑपरेशन शुरू किया, विच मेनी पीपल, आई स्टिल एम सरप्राइज, जब मेरी कारगिल के ऊपर बात होती है पाकिस्तानियों से, तो उन्हें क्लियरली मालूम नहीं कि इसका जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन था वो वजीर आजम को बताए बगैर एक तरह से स्टार्ट किया गया था। इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुकी थी। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त किताब है नसीम जहरा की, फ्रॉम कारगिल टू द कू। वो ज़रूर पढ़ें लोग, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे उनकी 2-3 बुक डिस्कशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो सुन लें। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डॉक्यूमेंट किया है कि इस जंग की शुरुआत कारगिल की और एंड नवाज शरीफ की हुकूमत का जब मार्शल लॉ लगता है, ये लिंक्ड हैं चीज़ें। यहाँ से कारगिल से शुरुआत होती है और इसके फॉरेन पॉलिसी इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इसका पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है। कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा दौर था मार्शल लॉ का, मेरे लिए तो नहीं था। तो ये एक अलग बुक एंड नाजुक मोड़ अंबर आपके Oh yeah, that's लाल a really मस्जिद good का। one. And I think obviously you're a little younger than me. I still remember some of it. I was in college or university at that point. But just very quickly, two things that I will say about that is कि उस वक्त आपको नजर आ रहा था इंडियन मीडिया की प्राइवेटाइज था, और जो जिस किस्म की कवरेज इंडियन मीडिया ने की थी, एंड इट वेंट इंटरनेशनल एज वेल, जो अंग्रेजी में भी कर रहे थे, मुशर्रफ को भी यही लगा कि शायद पाकिस्तानी मीडिया की ये कमजोरी है कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, which eventually led to privatization in his tenure. It empowered Musharraf, who was considered
not Nawaz Sharif's first choice. I think it was his third choice, and it weakened Nawaz Sharif as well. So yeah, really, really important. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की लॉजिक वहां से शुरू होती है एक तरह से कि मीडिया Yeah. होना चाहिए पाकिस्तानी रियासत के साथ And खड़ा and I हुआ. and I do think that I think there was some excellent coverage जो आपको फिर भी मिल जाती थी उस जमाने में. I'm not saying this because मैं BBC Urdu की alum हूँ, और BBC Urdu radio would reach many people. There was excellent coverage by BBC Urdu. और मुझे अभी तक vividly याद है कि it shocked me कि हमने अपने जो soldiers who were killed in that operation, we could not bring their bodies back home. Imagine that. That was I mean, imagine the disaster. Yeah. So that's my second choice. What's yours? Okay, so because I'm sort of free flowing this based on my list, I'm gonna go a little back as well, because I think that's an interesting point, which is obviously the nuclear tests. That's another interesting point because again, I remember this not from readings but also from personal experience. क्योंकि मुझे अपना मैं journalism पढ़ रही थी, mass communication really, and I had to write an editorial on it for university as well. But just apart from that, it was obviously a huge moment जब वो grainy footage आपको चागी की नजर आती है, और वो हमने देखी थी. इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे. Pakistan needed to respond. There was a lot of debate between peaceniks and the hawks as well, कि हमें करने चाहिए नहीं करने चाहिए थे या नहीं है. But ultimately what it led to, I would say, is because of sanctions, पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं, that also sort of triggered that as well, because it triggered sanctions from the US. Yeah, no, that was a big event as well. I think in that same prior to that, I'd go 2 eras back now. But the other one, number 3 on my list, is not related to domestic happenings in Pakistan, but Iranian Revolution जो था, is a big Yes. Nazuk Mors for Pakistan in the sense, और इस पे वली नसर ने बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है कि वहां से एक तरह से हमें रीजन के अंदर सेक्टेरियनिज्म बढ़ता हुआ नजर आता है. उससे पहले शाह की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान के उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लिंक्स भी थे भुट्टो खानदान के एक्सेट्रा. तो जब इरानियन रेवोल्यूशन आता है और एक तरह से शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड द न्यू इरानियन रिपब्लिक वो बढ़ने लगता है, तो पाकिस्तान ऑल्सो बिकम्स ग्राउंड जीरो फॉर सॉर्ट ऑफ शिया ग्रुप्स, सुन्नी ग्रुप्स, रेडिकलाइजेशन. तो ये एक नाजुक मोड़ की शुरुआत हम कह सकते हैं एक तरह से कि इरानियन रेवोल्यूशन. उसके बाद ऑफ कोर्स सोवियत जिहाद की इम्प्लीकेशंस एक्सेट्रा ऐड ऑन टू दिस. बट लोग ज़्यादातर एटलीस्ट जो उस एरा से नहीं गुजरे, खुद उन्होंने नहीं जिंदगी गुजारी उस एरा में, भूल जाते हैं कि इरानियन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन के ऊपर. And to this day, I mean, I think it's been kept under wraps. And actually, so I had put that in my list of Nazuk Mors as well. But I'm glad you brought, so I'm going to link it now. So we're going to come back to the 90s, because to me, जो ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है ज़ियाउल हक के दौर में उसके आपको जब मदारिस आपको नजर आ रहा था, देवबंद and all of that. I mean, it was spreading, the Wahhabi, Salafi, Deoband. What was happening in Jhang was very interesting, and I visited Jhang a few years ago as part of another story, and I found the history both tragic, sad, and fascinating, because Jhang, as you know, ऐसा शहर है in Punjab जहाँ आपको बरेलवी आपको political Barelvi growth. It's sort of the cradle of that, and also sectarian violence. So my Nazuk Mor would be Haq Nawaz Jhangi ko jab 1990 में मारा गया, and that really sparked where you saw Sipai Sahaba as well as the Shia group, which was, I believe, Sipai Muhammad. Yes. So inki jo tension thi, there were a lot of killings. I remember a friend of mine lost her father. She was Shia. He was a bureaucrat, very senior. He was killed in that crossfire. There were attacks, so I think Jo Haq Nawaz Jhangi, and I saw that point where he was shot as well, जो अभी तक मार्क किया जा रहा है. So, I think for me, ये भी एक पाकिस्तान के नाजुक मोड़ है जिसको contain कर लिया गया था eventually. But you still see sporadic sectarian violence, not so much in Jhang, जहाँ incidentally आपको लैला मजनू की भी, sorry, not लैला मजनू, what's the Punjabi lovers, जिनका मुझे नाम ऐसा भूल रहा है, I'm gonna blank out.
हीर रांझा का भी वहां, जैसे हीर का श्राइन भी है वहां मौजूद. सो एट द वन एंड इन झंग यू सी हीर का श्राइन है, एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट. Just across there, there's a political Islam और उसकी ramifications, और आपको हर तरफ आपको billboards and signs नजर आते हैं as a reminder that uh, there's love and hate in this one town. Um, and let's not forget Dr. Salam was also from Jhang, and he's buried there as well. So interesting place. I thought that was sort of related to the Iranian Revolution. I'm glad you brought that up. But I think for me, in the 90s, Zahat Nawaz Jhangi ki jo assassination thi, was also a Nazuk Mors for Pakistan as well. That's a good one. I think I'll go to the very beginnings of Pakistan for my fourth pick, which is the passage of the Objectives Resolution in the Constituent Good one. Assembly by Liaquat Ali Khan. I won't get into my views on the Objectives Resolution, वो एक अलग conversation है, लेकिन अगर आप उसका आर्काइव्स में डिबेट पढ़े हैं उस पैसेज से पहले की जो असेंबली के अंदर कॉन्वर्जेशन होती है, आई थिंक दैट इज अ नाजुक मोर इन एंड ऑफ इटसेल्फ, इन द सेंस दैट लियाकत अली खान साहब पुश करते हैं इसको. सामने की तरफ से माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं न्यूली बॉर्न इस्लामिक रिपब्लिक के, इस्लामिक रिपब्लिक तो उस वक्त नहीं थी, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो अपोज करते हैं, वार्न करते हैं कि आप इतना जो है आगे ना जाएं इस्लाम को कोर बनाने में अपने आइन के अंदर. और उसकी वो अमेंडमेंट्स तजवीज़ करते हैं, तकारीर होती हैं. But the ruling PML Muslim League with Liaquat Ali Khan at the forefront pushes through the resolution as it is, rejecting every single amendment proposed by the minority segments of the assembly. और जब मैंने अपनी रिसर्च के अंदर अंबर ये कॉन्वर्जेशन और इसके आर्काइव्स पढ़े, तो मुझे एक तरह से पाकिस्तान की तारीख की शुरुआत से ही एक नाजुक मोड़ नज़र आई कि पार्लियामान के अंदर या असेंबली में बैठ के पॉलिटिकल एलीट्स एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ तोड़ करने के लिए राजी नहीं थे. और फिर हमें नज़र आता है बड़ी तेज़ी से ब्रेक डाउन होता है सिविलियन अथॉरिटी का ब्यूरोक्रेसी के साथ और फौज के साथ मिलके. इवेंचुअली 1956 में कू हो जाता है. लेकिन अगर हम 47 से लेके 56 का दौर पढ़ें तो शुरुआत में ही हमें नज़र आने लग जाता है कि political leaders in the assembly were unwilling to hear each other out and amend things after, in my view at least, valid concerns were raised by the minorities. तो वो objective resolution का debate अगर लोगों ने archives में नहीं पढ़े बड़ा interesting है, and again that's a very important point in Pakistan's history. So essentially what we can basically say is कि ये नाजुक मोड़ जो है, it's built into Pakistan's DNA. बिल्कुल, for sure. All right. Okay. So that's I'm going to just give you my last one, and my last one would be the 2010 floods. Actually, so this was just on the back of People's Party की हुकूमत आई थी after a long period of a dictatorship. Pakistan was struggling economically as well, and then we had these massive floods. और उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था, तो उसकी भी 2008 की है. We had the electricity breakdown. We had so all kinds were happening at that time. One key difference obviously was that there was many international NGOs and community organizations that were present in Pakistan जो monitoring, report and help कर रहे थे, rehabilitation कर रहे थे. The second thing, there was better reporting as well because there was more international oversight. The UN got involved very, very quickly and raised floods. There wasn't so much flood fatigue or disaster fatigue at that time. So, that happened as well. Obviously, as a result of what happened is, I recently had just 6 months ago, had a very disturbing sort of chat on education, in which I discovered कि बहुत सारे जो खैबर पख्तूनख्वा में schools उस सैलाब में, because we must remember कि वो riverine थे, काबुल river से आए थे. And there was a slow-moving tsunami which eventually reached Sindh, right? And that it happened over several months. So July mein barishein aayi, and in the end, people had not obviously gone back home by December. What was disturbing was the long-term impact on health and education, which never recovered. So like I said, just 6 months ago, I had a conversation about how many schools were still not built, even though they were washed away by the floods. बहुत सारे ऐसे, आपको अभी हमने वो चेयरलिफ्ट वाला सारा सीन देखा था. बहुत सारे बच्चे इसलिए चेयरलिफ्ट से जाते हैं स्कूल क्योंकि ब्रिजेस नहीं थे, they weren't built, and you had these kinds of accidents because it's unregulated. So मुझे लगता है कि ये भी एक नाजुक मोड़ था पाकिस्तान की.
Yeah, no, I think it's a big one. And जो ये last floods आए 2022 के, just to add to what you heard, मेरी एक दो नॉन प्रॉफिट के लोगों से बात हो रही थी who had worked in Sindh. तो उन्होंने कहा दे नो सम कम्युनिटीज जो लिटरली 2020-21 में जाके हैड यू वन कुड से हाफ रिकवर्ड फ्रॉम द 2010 फ्लड्स, और अब ये एक नई आफत आ गई दैट सेट देम बैक अगेन. तो मतलब 12 साल तक लोगों ने रिकवर नहीं किया अक्रॉस पाकिस्तान, एंड देन अनदर thing came up. So those are the ones for this week. We'll continue this Nazuk Mors until we count down to 50. I think आज हमने 4 each किए हैं, तो 8 हो चुके हैं. Are you sure? I feel like I did 5. I'm pretty I sure think we did 4 each, is All by right, my I'll count check it. at least. Okay, we'll keep continuing this. We'll keep, and then if you have, for the listeners, if you have your own top 5, top 3, put it in the comments as well, and we will give shout outs to more interesting ones जो हमने सोचा नहीं था, but both Amber and I have a list of things we'll run through as well. Winners and losers पे चलते हैं Amber. मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि I have 2 winners. एक तो मैंने जर्सी पहनी हुई है आर्सेनल की. मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, आर्सेनल कल जीत गया 3-1, तो obviously they're a winner. I'm happy. I think the other winner, because we've been away for a couple of weeks now, is the Indian Space Research Organization, ISRO. Congrats to them. Successful landing on the South Pole of the moon. Ek aur mission sent to the sun. Budget of the moon mission was less than most Hollywood movies in that sense. So, huge success, and I think a huge step forward for humanity, particularly the global south. I think that was, and it was also good across from the Pakistani media side as well, social media, people broadly congratulating India, because I think again science, sports, culture brings us together, and this was one such moment. So I have only 2 winners this week. Nice. So I am actually going to say कि अभी जो India Pakistan का match है, which I sat down to watch at a friend's house, was a winning match for me, because it saved Pakistani cricket fans a lot of heartache and heartburn. Washout ho gaya, point mil gaya, we're winners out of this. इतनी कम उम्मीद अंबर क्रिकेट टीम से, आप 99 से रिकवर ही नहीं हो सकते वाला मेरा अभी दिल जो है ना, it hasn't healed yet. You don't understand. जीतने वाले थे वो मैच, चले आपने, you're looking at the other side of it कि हार्ट ब्रेक भी हो सकता था. Any other winners or losers? No, I'm going to stick to that one. That to me is a winner. I think we've done a lot of losers throughout this episode. So I'm going to stick to a winner. To me, the washout, and feel free to disagree with me, is a winner. ठीक है, बारिश ने बचा लिया. मैंने तो ट्वीट किया था कि चंद्रयान 3 ने जो है वो साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में बारिशें भेज के. But that's a different, we disagree on that one. But on that note, this was this week's episode. Please share your comments with us, and again, apologies for being MIA for a week or so, but we will be back regularly on the weekends now moving forward. So until then, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.